व्यूअर्स ऑफ माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूनिक स्टडी। तो आज के इस वीडियो में मैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ, जो कि होगा क्या, रिफ्रैक्शन, द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये पार्ट भी अबाउट 30 to 35 मिनट का ही बनेगा। तो अगर आपने इसके पहले पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें फुल डिटेल्ड में आपको पूरी बातें, पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है और आप उससे बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हैपेंस इन ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। ठीक है, जब कोई लाइट की रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसमें होता क्या है, रिफ्रैक्ट क्या होता है कि अ रेज ऑफ लाइट बेंड्स एज इट मूव्स वन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, जब कोई लाइट वन मीडियम से दूसरे अनदर मीडियम में जाती है तब वो बेंड होती है, या तो नॉर्मल के तरफ बेंड होती है या तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन ड्यू टू चेंजेस इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ये लाइट की स्पीड को भी चेंज कर देता है। ये लिखा है ना, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट इज इंटर फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब वो कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में, तो उस लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम है क्या और डेंसर मीडियम क्या है? तो रेयरर मीडियम है कि कोई मीडियम जिसमें कम पार्टिकल्स हो, कम, जैसे कि जहाँ ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना हो पाए, उसको हम लोग रेयरर मीडियम कहते हैं। जैसे एयर आप देख सकते हैं, वैक्यूम अब जैसे देखेंगे तो उसमें सबसे लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अब डेंसर क्या है, जो कि जिसमें पार्टिकल ज़्यादा हो, जिसमें लाइट की स्पीड कम हो और जिसमें वो बेंड हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब वो नॉर्मल, ये आपको देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा, ये दो डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं इधर, तो इसमें बताया क्या गया, ये एक लाइन है, इसके ऊपर वाला रेयरर मीडियम है, इसके नीचे वाला डेंसर मीडियम। हम इसको एज्यूम, डेंसर मीडियम को वाटर एज्यूम कर लेते हैं और इसको एयर एज्यूम कर लेते हैं। तो जब एयर हम लोग एज्यूम कर लेंगे तो वो ये रेयरर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा। और हमेशा आपको पता है कि जो सरफेस होता है उससे परपेंडिकुलर पे हमेशा नॉर्मल होती है। तब जब लाइट यहाँ से एंटर कर रही है तो उसको सीधे यहाँ से चले जाना चाहिए था, बट ये रेयरर से डेंसर में जब जाएगी तो टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी लाइट। ये आपको डिफिनेशन में लिखना है, व्हेन रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी का अपोजिट है इस टर्म में कि डेंसर, जैसे हम यहाँ पे ग्लास ले लेते हैं और यहाँ पे एयर ले लेते हैं, तो ग्लास में से जब ये लाइट ट्रैवल कर रही है उसको सीधे यहाँ से चले जाना चाहिए था, बट वो रेयरर में जाने की वजह से वो वहाँ से बेंड हो गई। सीधी सी बात है। तो इसका भी डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि व्हेन रेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब देखिए, सम कॉमनली ऑब्जर्व फेनोमेनन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब क्या क्या फेनोमेनन है हम लोग ऑब्जर्व किया अभी। पहला, द स्टोन एट अ बॉटम ऑफ वाटर टब अपीयर टू बी राइज्ड। ठीक, ये सब आप एक्टिविटीज में पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद अ फिश केप्ट इन एक्वेरियम अपीयर टू बी बिगेस्ट इन एक्चुअल साइज, ये भी एक्टिविटी में है। और पेंसिल पार्टियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट अ इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो आप ये सब तीनों जो
ये सब फेनोमेनन है, इसको आप रिफ्रैक्शन में देख सकते हैं, आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब, ये एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। तो जब देखिए ये ग्लास स्लैब हम लोग का हो गया KLMN। अब ये इधर रेयर मीडियम है यानी कि एयर है, अब ग्लास हो गया डेंसर मीडियम हम लोग का। तो जब रेयरर से डेंसर जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंस रे आ रही है। तो इंसिडेंस रे जब आ रही है तो इसको सीधा यहाँ से चले जाना चाहिए था, ठीक। बट ये कहाँ से बेंड हो गई, जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। फिर उसके बाद जब ये वापस जब निकलेगी तो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, सीधी सी बात। तो ये ज़्यादा फिनोमिनन आपको अभी मैंने 2 पॉइंट बताए थे, उसी में है रेयर डेंसर के बारे में। अब इसमें देखिए क्या लिखा क्या है, हियर लाइट रेज चेंज इट इच डायरेक्शन एट O एंड O1 द पॉइंट एट द इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो आप अभी जो देखे हैं, देखिए ये पॉइंट जो आपका है ये O है और ये O1 है। तो कैसे कैसे चेंज हुआ अभी हमने देखा है। फिर उसके बाद व्हेन इंसिडेंस रे ऑफ light AO passes from a rarer medium air to denser medium glass at a point O on interface AB, it will bend towards the normal at kept and PT O1 on interface DC. The light rays enter from denser medium glass to rarer medium. Here the light rays are bent away from the normal O1 is refracted ray. OB इज इमर्स्ड रे, ठीक है। तो इमर्स्ड रे और रिफ्रैक्टेड रे अभी हमने देखा था ऊपर, इंसिडेंस रे भी देखा। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो वो जो लाइट रेज रहेगी वो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी। उसी के बारे में ये पूरा पैराग्राफ लिखा गया है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं, मैंने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। नोट, अब इसमें क्या क्या नोट करने वाली बात है कि when a ray of light is incidence normally to the interface of two media, it will go straight without any deviation। जब लाइट की रे जो इंसिडेंस है वो नॉर्मली तो सीधी से निकल जाएगी, अभी हम लोग ने इसके बारे में बात किया था। जैसे हम लोग ने देखा था कि जो इंसिडेंस रे वो सीधा ही निकल जाता, और जब इसमें रिफ्रैक्ट हो गया तो उसके ये पैरेलल जा रहा है। अब हम लोग को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जानना है। रिफ्रैक्शन के बारे में अभी हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें जानी, अब हम उसके लॉ के बारे में जानते हैं। द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आई टू इंटरफेस टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई सिंपल। ये तीनों भी एक ही प्लेन पर ही बनते हैं। आपने अभी देखा था कि एक ही सरफेस था, उसी से ही रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब दूसरा पॉइंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है देख लीजिए, ये एक फार्मूला बन जाता है ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो इसी का डिफिनेशन था, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। देख लीजिए, द फॉर गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी इसको कहते, कोई पूछे स्नेल्स लॉ क्या, कंफ्यूज मत रहिएगा। कांस्टेंट एन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जो दो पेयर ऑफ मीडियम दिया रहा है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन में हमेशा दो मीडियम रहते हैं, तो उसमें जब दो मीडियम दिया रहा है, it is a refractive index of the second medium with respect to first। अब सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट दिया है, तो एन इसका फॉर्मूला क्या होगा, n21। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, n2 अपॉन n1, ठीक। अब देखिए, वेयर 2 इज फॉर सेकेंड मीडियम एंड फर्स्ट फॉर फर्स्ट मीडियम। तो ऐसे ही आपको फार्मूला दिया गया। अगर ये चीज़ अगर 1 पहले रहता
कि फर्स्ट मीडियम रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो फॉर एंड 1 2 हम लोग लिखते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को, जैसे जब उसको हम लोग डिवाइड देंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, अभी हम लोग बात कहते हैं कि ग्लास विथ रिस्पेक्ट इज एयर, तो ग्लास इन दोनों का रेशियो होता है ना कि कितने स्पीड से जा सकता है। तो जैसे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, ग्लास है तो ग्लास पहले लिख लीजिए, रिस्पेक्ट टू एयर, एयर बाद में, तो एयर को बाद में लिखिए। फिर उसके बाद Ng/Na, ठीक, Ng/Na। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि C मतलब क्या होगा? C हम लोग का फिक्स रहता है कि ये एयर है या तो वैक्यूम है, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन जो V है हम लोग का, इसमें हम लोग दूसरा अनदर मीडियम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका क्या है? वैक्यूम का स्पीड क्या? 3.10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मार्जिनली लेस कंपेयर टू द वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही आपका थोड़ा सा कम होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। अब हम लोग क्या देखने वाले? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिफ्रैक्टिव ग्लास इज गिवन बाय एयर ग्लास। अब देखिए, एयर हम लोग का ऊपर दिया और ग्लास नीचे दिया है। एयर रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर पहले ग्लास बाद में, तो एयर हम लोग पहले लिखेंगे ग्लास बाद में, तो एयर ऊपर चला जाएगा, ग्लास नीचे, तो V/C हो जाएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है तो उसके लिए मैं इसको आपको प्रिपेयर। तो देखिए, अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो मीडियम रहता है उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे Nm, ये M रिफ्रैक्टिव मीडियम हो गया और N हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या बनता है कि Nm = C/B, बस आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये दोनों का आप याद कर लीजिए, 1.33, 1.52 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, ठीक है। अब स्फेरिकल लेंसेज, जैसा कि मैंने बोला था कि मिरर के बाद लेंसेज आएंगे, तो लेंसेज आ चुके हैं। तो इस मिरर और लेंसेज में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मिरर के पीछे का सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड किया रहता है, लेंसेज में ऐसा नहीं रहता है। और मिरर में एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है और फोकस रहता है, और इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्ड बाय टू सरफेस, ठीक, जैसे कि दो सरफेस है, एक ही आपका हो गया और एक ही आपका हो गया, दो सरफेस हो गया। विच वन और बोथ सरफेस कॉल्ड स्फेरिकल फ्रॉम लेंस। ये दोनों सरफेस को मिलाकर हम लोग एक लेंस को बनाते हैं। कन्वेक्स लेंस हम लोग पढ़ने वाले, कनकेव लेंस पढ़ने वाले। कन्वेक्स लेंस में क्या आने वाला है कि अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल surfaces bulging outwards, each called डबल कॉन्वेक्स लेंस और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, अब कॉन्वेक्स लेंस ही कहिए। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें दो सरफेसेज हैं, एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का हो गया। तो ये दोनों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि दो सरफेसेस से मिलकर बना है, और ये जो आउटवर्ड है इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस है। अब इसको भी हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। अभी हम लोग इसका रे डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी लाइटें को कन्वर्ज करती हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, नेक्स्ट पॉइंट है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड, ईच नोन एज डबल कनकेव लेंस और सिंपली कनकेव लेंस। तो इसको भी हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। अब इसमें देखिए होता गया कि ये इसमें भी दो सरफेसेस ही होते हैं, बट ये इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ झुके रहते हैं,
देखिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बट ये जो है ये एक दूसरे से दूर है और ये आपका दो सरफेसेस बना रहे हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट इसको हम लोग डाइवर्जिंग, इसको ऐसे जाएगा तो रे ऐसे निकल जाएगी, तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अ फ्यू बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज, जैसे हम लोग ने मिरर के ऊपर पढ़ा था वैसे ही इसके लेंसेज के ऊपर पढ़ेंगे, बट डिफरेंट क्या रहेगा कि आपका जो कनकेव मिरर था वो कन्वेक्स लेंस की तरह ही है, और जो कन्वेक्स मिरर था वो कनकेव लेंस की तरह है। अभी हम आप पढ़ेंगे तो आप देख जान जाएंगे कैसे। तो सबसे पहले ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस लाइन हो गया है को, अब उसमें सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और C1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसको हम लोग 2F1 बोलते हैं। आप 2F1 बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 2F1 बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ फोकस है, फोकस पहला यानी कि F1। अब इधर इस साइड जब हम लोग इस साइड की बात करेंगे तो इसमें F2 हो जाएगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 यानी कि 2F2। फिर ये जो होता है इसको हम लोग ऑप्टिकल बोलते हैं। अब ये जो सरफेस होता है जैसे उसमें अपर्चर कहते थे वैसे इसमें ऑप्टिक्स कहेंगे। वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि फोकल लेंथ सब ऐसे डिनोट किया जाएगा, बट ये आप देख सकते हैं डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे उससे डिफरेंट है। अब देखिए ये आपको पता चल जाएगा ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस कैसे है, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए आपका एक कन्वेक्स लेंस बन रहा है, तो उसी के बारे में कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस आइदर अ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, each of these surfaces from a part of a sphere, the center of these two spheres is called the center of curvature, represented by C1 और and C2। तो इसको हम लोग C1 और C2 से डिनोट करते हैं। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी मैंने बताया था आपको प्रैक्टिकली करके कि सेंटर ऑफ कर्वेचर दो लेंसेज मतलब कि दो स्फेयर के पार्ट होते हैं, जिससे मिलकर दो स्फेयर के पार्ट से एक लेंस बनता है, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो। तो जब दो स्फेयर के पार्ट से बन रहे हैं तो ऑब्वियसली दो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होंगे, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, C1 और C2 से। अब इसके बाद देख लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी मिरर की तरह ही होता है, बट ये देखिए इसमें डिफरेंट क्या है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब उसमें मिरर में वन सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसमें टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस और इट इज ऑप्टिकल सेंटर। अरे ऑफ लाइट when passes through O is it is medium to undeviated गोज एंड स्ट्रेट। जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर था वैसे इसमें ऑप्टिक्स भी होगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर भी होगा। जब वहाँ स्लाइड पास होंगी तो वो सीधे ट्रैवल करते रहेंगे। जैसे उसमें पोल था, पोल में आप क्या करते थे कि एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट वो रिफ्लेक्ट करता था इसलिए वो वापस हो जाता था। ये तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा। अब इसमें देखिए अपर्चर किसको कहते हैं, अपर्चर इज द एफिशिएंटी डायमीटर ऑफ द आउटलाइन स्फेरिकल लेंसेज को ये अपर्चर कहते हैं। इसको आप ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। ऑप्टिक्स होता है फोकस ऑफ लेंस, बीम ऑफ लाइट पैरेलल एंड प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस। अब देख लीजिए आपको डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब देखिए जब कोई लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो जब रिफ्रैक्ट करेगी यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ये भी नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। अब इसमें कनकेव लेंस में आप देख सकते हैं कि ये भी लाइन आ रही है, ये भी लाइन आ रही है, बट ये डाइवर्ज हो जा रही है। क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। तो ये इस साइड रियली में तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हाँ इमेजिनरी में कर सकती है इंटरसेक्ट, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं द डिस्टेंस ओ एफ
F2 एंड OF1 इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम लोग फोकल मिरर के में अच्छे से जान सकते हैं। टिप्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। अब इसमें भी कुछ टिप्स हैं, जैसे कि 4 टिप्स होते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू पासिंग थ्रू एफ। ठीक, अभी मैंने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा कि जब कोई लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस के थ्रू कट जाएगी। अब जब ये कनकेव लेंस की बात करें तो उसमें भी यही केस होगी कि वो डाइवर्ज हो जाएगी, बट इमेजिनरी में वो फोकस के थ्रू ही जाएगी। अब देखिए, अब इसमें क्या पॉइंट आ रहा है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि अरे पासेस थ्रू आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जब इसमें आप जब पासेस थ्रू द फोकस जब रिफ्रैक्ट होती है, जब कोई लाइन फोकस से आ रही है और इसमें जो लेंस है उससे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो उसके बाद वो पैरेलल चली जाएगी। ऐसे ही इस पॉइंट में भी होगा, क्योंकि ये तो इमेजिनरी लाइन है। जब ये इधर से फोकस से जा रही है तो फोकस में कटेगी ही नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन हो जाएगी और ये पैरेलल चली जाएगी। फिर उसके बाद अरे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस विदाउट एनी डेविएशन। तो जब कोई लाइन आती है और ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो बिना रुके वो कहीं पे डेविएट मुड़ती नहीं है। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू कनकेव मिरर, ये हम लोग को पता होना चाहिए आपको कन्फ्यूजन न रखने के लिए, क्योंकि आप जितना रे डायग्राम आपने उसमें देखे थे कनकेव मिरर में, आप उतना ही देखेंगे कन्वेक्स लेंस में। और कन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कनकेव लेंस। तो अब देखते हैं इसमें पहला क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, बस इसमें डिफरेंट क्या है कि इसमें 2F1 F1 F2 और 2F2 आ गया है। तो ये जब पैरेलल से आ रही है कोई लाइन, इधर से भी ऊपर से भी आ रही है नीचे से भी, तब वो फोकस के थ्रू कट जाएगी। तो यानी कि यार पॉइंट साइज बनेगा इमेज। अब देख सकते हैं पॉइंट साइज इमेज बनेगा, फोकस पे बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज बनेगा। तो इतना यानी अब वैसे ही पूरे रे डायग्राम है, आप उससे भी एक बार रिकॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F2 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़े से पीछे पे रखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर हम लोग रखे हैं, तो एक रे हम लोग का पैरेलल जा रहा है तो यानी कि फोकस के थ्रू कट जाएगा। और एक रे डायग्राम, एक रे हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि वो चला जाएगा। अब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हम लोग का ये बनेगा B1 यानी कि A1/B1। तो ये क्या है, हमारा इमेज है। अब इमेज का थोड़ा सा पोजीशन और नेचर और साइज देख लेते हैं। तो पोजीशन क्या होगा, बिटवीन 2F2 एंड 2F2। अब नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड बना है। और साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ऑब्जेक्ट से स्मॉल इमेज बन रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट एट F2 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते तो ऑब्वियसली सेम बनेगा, सेम साइज का। तो देख लीजिए यहाँ पे पैरेलल जा रहा है, फिर यहाँ से फोकस के थ्रू कट जाएगा, फिर यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अब आगे चले जाइए। फिर उसके बाद आपको इमेज मिल जाएगा, इंटरसेक्ट होगा। तो पोजीशन क्या होगा इमेज का, कि पोजीशन होगा 2F2। आप मतलब कि 2F1 पे आपने वो रखा था यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था और दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका इमेज बना। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट के। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। अब देखिए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तब देखिए इमेज कहाँ बनेगा, पैरेलल जा रही है, फिर फोकस के थ्रू कट जाएगा, फिर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो गई। तो ये इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2F2। तो पोजीशन भी क्या होगा, बियॉन्ड 2F2। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देख लीजिए आप, इनलार्ज है, बड़ा है उससे। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, एट फोकस, फोकस पे हम लोग का ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, ए बी हम लोग का ऑब्जेक्ट है।
फिर पैरेलल जाएगा, फिर पैरेलल जाके कहाँ से क्रॉस हो जाएगा, फोकस के थ्रू, और ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होते जाएगा, यानी कि ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक, यानी कि बहुत ही साइज इसका बड़ा होगा। तो पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज, यानी कि बहुत बड़ा होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर उसके बाद 6 क्या है, ये एक स्पेशल केस है, और इसमें आपका होता क्या है, वर्चुअल बनता है, बस इसी में वर्चुअल इमेज बनता है, जब हम लोग बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम जब वो रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे हैं भी, तो ये पैरेलल गया, फिर फोकस के थ्रू कट जाएगा, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा। अब ये एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब हम इसको पीछे और प्रोड्यूस करेंगे तो इसको ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहीं पे हम लोग का इमेज बन जाएगा। तो इसका पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज भी बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे इमेज भी बन रहा है। फिर उसके बाद साइज ऑफ द इमेज इनलार्ज होगा, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बस यही एक स्पेशल केस थी। फिर अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस यानी कि आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानना है, तो आप उसको रिकॉल करिए। उसी इसमें भी 2 ही केसेस हैं, जैसे कि कन्वेक्स मिरर में था एट इन्फिनिटी। जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो ये रे आ रही है, इधर से भी रे आ रही है, फिर वो डाइवर्ज हो जाएगी। आपको पता है कॉन्केव लेंस में कन्वर्ज नहीं होता है, तो ये डाइवर्ज होगी। अब अगर इसको पीछे से प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे फोकस पे कटेगी। तो इसका पोजीशन क्या होगा, फोकस वर्चुअल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है। फिर साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, और पॉइंट साइज बनेगा। फिर इसके बाद अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि इसके इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रख लीजिए तो आपको वहीं पे इमेज मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए, एक पैरेलल जा रहा है, फिर डाइवर्ज हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से ही चला जाएगा। अब जब हम इसको, जो ये पैरेलल गया था, डाइवर्ज हुआ था, तो उसको हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे इमेज आपका बनेगा। कहाँ पे आपका इमेज है, बिटवीन F1 और O के बीच में। तो इसका पोजीशन क्या होगा, बिटवीन F1 और O। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल। अब आ जाते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंसेज पर। तो इसमें क्या है आप देख लीजिए, जैसे कि आपने पिछले वाले में देखा था कार्टेशियन प्लेन, वैसे ही इसमें भी होगा, बस इसमें कुछ टर्म्स चेंज हो जाएंगे। सिमिलर टू दैट स्पेरिकल मिरर्स, जैसे आपने देखा था वैसे ही है इसमें सेम। तो देख लीजिए, जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन देखा था, एक्स एक्सिस ऊपर रहेगा, मतलब वाई एक्सिस ऊपर रहेगा प्लस पॉजिटिव साइन, वाई एक्स एक्सिस साइड में रहेगा यानी कि प्लस पॉजिटिव साइन। अब नीचे की तरफ वाई एक्सिस है तो यानी कि निगेटिव साइन, और इस साइड जो है राइट साइड, उसमें भी निगेटिव साइड। तो उसके बाद देख लीजिए लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में बस निगेटिव और पॉजिटिव का ही डिफरेंशिएट है। तो देख लीजिए लेंस फार्मूला में बस यहाँ निगेटिव का साइन लगा और उसमें पॉजिटिव का साइन लगा था। पॉजिटिव का साइन, आप एक मिस्टेक से आपका पूरा फार्मूला गलत हो सकता है, तो इसको आप बहुत ही स्पेशली ध्यान रखें। ऑप्टिकल सेंटर देख लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकल लेंथ हो गया, यू यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल लेंथ, वी यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर और एंड ऑप्टिकल सेंटर। एफ इक्वल टू R/2, वही वाला फॉर्मूला है जो आपने मिरर में यूज किया था। मैग्निफिकेशन क्या होता है, वही होता है जो आपने पहले में पढ़ा, तो बस यहाँ पे एक चीज़ है, अब जो मैग्निफिकेशन है वो V/U है, -V/U नहीं। माइनस अगर लग जाएगा तो यहाँ पे आपका मिरर हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला हो जाएगा, मिरर का मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस ये आपको फार्मूला है। आप इससे भी ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, देखिए सेकंड फार्मूला है ये। तो आप जब इसको फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको ये मिलेगा, m = H1/H = V/U। बस इतना सा आपका फार्मूला है।
अब पिछले वाले की तरह इस वाले में भी आपको इफ मैग्नीट्यूड ऑफ m1 m इज ग्रेटर देन 1, मतलब इमेज इज इक्वल टू मैग्नीफाइड है, इमेज मैग्नीफाइड है, m इज इक्वल टू 1 यानी कि इमेज जो है वो सेम साइज है, और m अगर छोटा है और 1 बड़ा है तो यानी कि इमेज छोटा है। अब देखिए आपको इसमें भी आपके लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि पिछले वाले में भी मैंने साइन कन्वेंशन के कुछ टिप्स बताए थे, इसमें भी मैं बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव रहता है, इमेज हाइट हमेशा रियल में ये हमेशा निगेटिव रहेगा और वर्चुअल में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर हमेशा निगेटिव रहेगा। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर अगर वो रियल बन रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर वर्चुअल बन रहा है तो निगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ, अब आता है फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव रहेगा, कनकेव लेंस में निगेटिव रहेगा। आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आप रोज रिकॉल करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हम लोग का पावर ऑफ द लेंसेज। द डिग्री ऑफ द convergence of or divergence of light ray achieved by a lenses is known as power of lenses। power of lenses क्या होता है, जो डिग्री हम लोग नापते हैं उसमें जब रे कितना डाइवर्ज हुआ कितना कन्वर्ज हुआ उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो देख लीजिए, इट डिफाइंड एंड रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ रिप्रेजेंट बाई पी। अब इसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं और ये रेसिप्रोकल ऑफ एफ होता है, यानी कि जितना एफ होगा उसका उल्टा होगा, यानी कि पी इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब अगर आपको मीटर में दिया है तो आप इतना लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में आपको करना है तो पी इज इक्वल टू 100/f। अब आप देख सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ, अब एसआई यूनिट क्या है इसका, डायोप्टर, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डी से। अब डायोप्टर, 1 डायोप्टर और 1d इज पावर ऑफ द लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जब 1 मीटर आपका फोकल लेंथ होगा लेंस का तब आपका डायोप्टर कितना होगा, 1 डायोप्टर। जैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। हमेशा जो लेंथ मतलब फोकल लेंथ होता है वो हमेशा निगेटिव में रहता है, और जो फोकल लेंथ होता है उसमें पावर जब आप उसमें से क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा मीटर में ही रहता है। अब पावर कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है और पावर ऑफ कनकेव लेंस हमेशा निगेटिव रहता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा पावर है, मतलब कि अगर एक से ज़्यादा अगर आप ऑप्टिक्स अगर एक ही में जोड़ रहे हैं तो उसका पावर कितना होगा, पावर होगा आपका P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू डॉट 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 Pn। तो ऐसे ही आप पावर का जोड़ कर ना क्वेश्चन भी आपको अगर पूछेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वेट करिए आज इसके नेक्स्ट वीडियो यानी फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इसमें का हर टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो के जो PDF है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।